नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पाठ ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है, इसमें जो लेखिका है सुधा अरोड़ा जी ने इस निबंध में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और सुधार संबंधी कार्यों के महत्व को बताया है कि किस तरह समाज और धर्म के पारंपरिक और अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा का लाभ केवल समाज के उच्च वर्ग को ही उस समय मिलता था। और लेखिका ने यहाँ ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा किए गए इन समाज सुधार के कार्यों को भी अपने इस निबंध में बहुत ही प्रेरणा ढंग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ की जो लेखिका है सुधा अरोड़ा जी, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों और तथ्यों को जान लेते हैं। सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में 1948 में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1971 तक अध्यापन कार्य किया। सुधा अरोड़ा जी के कई कहानी संग्रह जो है प्रकाशित है, जैसे बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी। ये सारे संपादित हैं, यानी रिलीज हो चुके हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं। सुधा अरोड़ा मूलतः कलाकार हैं, कथाकार है। उनकी भाषा सहज, संयत और पठनीय है, यानी पढ़ने योग्य है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को वह रोचक ढंग से विश्लेषित करती है, यानी सबके सामने जाहिर करती है। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। और पाठ कुछ इस प्रकार है। जो ये पाठ है ज्योतिबा फूले, इस पाठ में लेखिका ने प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया है। उनका नाम सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में नहीं लिया जाता। अब 5 प्रमुख लोग आप जानते ही हैं किनके यहाँ पे बात हो रही है, जो बहुत बड़े समाज सुधारक रह चुके हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और भी जो हैं। तो उनकी में इनका नाम सम्मिलित नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यहाँ लेखिका ने बताया है कि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे, यानी जिन लोगों ने ये सूची तैयार की है समाज सुधारकों की, वो उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे पार्शियलिटी किया है, भेदभाव किया है। ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व, यानी जो ब्राह्मण होने का रौब झाड़ते हैं और जो सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा के समर्थक नहीं है, जो मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा और जो ब्राह्मण को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो उन चीजों के समर्थक नहीं हैं, उनका विरोध किया है। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला है। और जो लोग पूंजीवाद यानी पैसे के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, जो ऊंचे हैं, पैसेदार हैं, और जो जमींदार तरह हैं, या पुरोहितवादी यानी जो पंडित वगैरह है, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनका विरोध किया है। ज्योतिबा फूले के प्रयासों से विद्या शूद्रों के घर तक, यानी नीच जाति जिनको माना जाता है, उनके घर तक पहुंची। ज्योतिबा फूले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में विहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया, कि एक दूसरे की पूरक है, अपोजिट है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के विरुद्ध दलितों और स्त्रियों को आंदोलन करना चाहिए। और जो पूंजीवादियों और पुरोहितवादियों द्वारा जो शोषण किया जा रहा है गरीबों का, औरतों का, इन गरीबों को, इन दलितों को और इन स्त्रियों को इनके विरोध में आंदोलन करना चाहिए। उनके मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतक रयाचा आसूड तथा सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संकलित है। यानी जो उनकी नैतिक मूल्य हैं, जो मॉरल वैल्यूज के बारे में जो इन्होंने बताया, उनकी इन किताबों में संकलित। जो फूले के विचार थे वो अपने समय से बहुत आगे थे। और इसका एक उदाहरण आप किस बात से जान सकते हैं? वो इस बात से जान सकते हैं कि फूले एक आदर्श परिभाषा उसे मानते थे कि जिस परिवार में पिता बौद्ध धर्म का हो, माता ईसाई धर्म की हो, बेटी मुसलमान हो, बेटा सत्य धर्मी हो,
वह परिवार एक आदर्श परिवार है। तो इस परिभाषा से ही आप समझ सकते हैं कि उनके विचार कितने आगे के समय के थे। आज के ज़माने में भी इतनी वेरिएशन एक परिवार में देखने को नहीं मिलती। तो आप उनकी सोच से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले का कहना था कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ उच्च वर्ग को मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा, यानी जो शूद्र है जिनको नीच जात का माना जाता है उनके लिए क्या जगह है वहां पे। भला ऐसी शिक्षा से क्या लाभ जो गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों के बच्चों को शिक्षा देगी, यानी गरीबों से कर वसूलेगी और उस कर से जो इनकम हो रही है उससे अमीरों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ज्योतिबा फूले इस चीज के कट्टर विरोधी थे। यानी इस पाठ में जो ज्योतिबा फूले के जो प्रयास है, जो उनके विचार हैं, उन सभी चीजों को इस पाठ में सुधा अरोड़ा जी ने उजागर किया है। यही कारण है कि महात्मा फूले के विचारों को संभ्रांत यानी ऐसे समीक्षक, ऐसे आलोचक जो भेदभाव करते हैं और विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। महात्मा फूले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि यह वर्ग मानवीय अधिकारों को ना समझ पाए, यानी अपने अधिकारों को समझ ना ले और ना ही पुरुषों के समान स्वतंत्रता ले सके। कि ज्योतिबा फूले का कहना यह था कि जो पुराने समय में जो औरतों के लिए शिक्षा बैन थी वो इसलिए बैन थी क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर औरत पढ़ लिख गई तो अपने अधिकारों की बात करेगी और पुरुषों से कंधा मिलाने की बात करेगी। ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की और जिसमें स्त्री को समानता दी जाए ऐसे विवाह विधियों की उन्होंने रचना की। क्योंकि इससे पहले के जो मंत्र उच्चारण थे विवाह के समय उसमें पुरुषों को ही प्रथम स्थान दिया जाता था और उनकी भाषा भी ऐसी थी जो सिर्फ जो पढ़े लिखे, ऑब्वियस है पढ़े लिखे उस समय में पुरुष ही थे तो पुरुष ही समझ सकते थे, स्त्रियों उन विधियों को नहीं समझ सकती थी स्त्रियां। इसलिए ज्योतिबा फूले ने इतनी सरल भाषा में उन्होंने इन विवाह मंत्रों की रचना की और ऐसे मंत्रों को स्थान दिया जहां वर वधु आसानी से उन्हें समझ सके। स्त्री के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयास किया। ये पाठ मैं बार बार यही कह रही हूँ, जो ये पाठ है ज्योतिबा फूले बहुत ही आसान है और यहाँ पे सुधा अरोड़ा जी ने उनके जो प्रयास है स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार और शोषण के विरुद्ध जो आवाज उठाने की, वो सभी चीजों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से सरल भाषा में उजागर किया है। 1888 में ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया तो उन्होंने कहा कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को रोकने का काम मत कीजिए। किसी उपाधि से सम्मानित हो जाने के बाद व्यक्ति संघर्ष नहीं कर पाता। ये देखिए फूले जी के विचार थे कि उनको लगता था कि अगर मुझे किसी उपाधि से सम्मानित कर दिया जाएगा तो फिर मैं उस संघर्ष के लिए लायक नहीं बचूंगा, मैं उस संघर्ष को करने योग्य नहीं बचूंगा, क्योंकि व्यक्ति वहां पर ही उलझ कर रह जाएगा। मैं सम्मान प्राप्त कर चुका हूं और वो आगे के जो कार्य हैं वो उसके वहीं रुक जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार के दिखाते थे। यानी वह ऐसे बिल्कुल नहीं थे कि कह कुछ और रहे हैं पर अपने जीवन में जब उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन नियमों को अपनाने की ज़रूरत है तो वो अपने जीवन में नहीं अपना रहे। नहीं, फूले जो कहते थे वही चीज़ों को अपने व्यवहार में दिखाते थे। उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। यानी ये जो शिक्षा की वो बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि अपने घर की औरतों को वो अनपढ़ रख रहे हैं और बाहर की स्त्रियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, नहीं, ये शिक्षा उन्होंने अपने घर से ही शुरू की और अपनी पत्नी से ही शुरू की। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी के अतिरिक्त अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया। बचपन में एक बार लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की थी। किसको? सावित्री को, ज्योतिबा फूले की वाइफ को। उन्होंने उसे पिता को दिखाया तो पिता आग बबूला उठे। सावित्री ने वह पुस्तक छुपा दी। जब उसके पिता गुस्सा हो रहे हैं, अंग्रेजी की पुस्तक, जिस लड़की को पढ़ना लिखना भी नहीं आता और उसको अंग्रेजी की पुस्तक दी है, तो उसके पिता गुस्सा हो रहे हैं कि लड़कियों पढ़ती लिखती नहीं है। तो इस पर क्या था कि सावित्री ने वो पुस्तक छुपा दी और जब 1840 में ज्योतिबा से सावित्री का विवाह हुआ तब वो पुस्तक अपने साथ अपने ससुराल ले आई और वहां शिक्षित होने के बाद ही वो उस पुस्तक को पढ़ पाई। अगर शायद उनके पति उसके पढ़ने लिखने में मदद नहीं करते तो शायद ज्योतिबा फूले आज पढ़ लिख नहीं पाती। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना हुई और ये किसकी वजह से? ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई के प्रयासों की वजह से।
यह पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की पहली पाठशाला थी। इसके लिए ज्योतिबा और सावित्री बाई को अनेक रुकावटों, लांछनों और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। अगर आप समाज में किसी तरह का परिवर्तन ला रहे हैं तो आपको उन परिवर्तनों से होने वाले नुकसानों को पहले अपने ऊपर झेलना होगा और फिर उसके जो फायदे हैं वो बाद में समाज को मिलते हैं, और ये फैक्ट है। ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने भी बेटे बहू को घर से निकाल दिया था और उनके पिता ने भी उनको घर से निकाल दिया। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था, पर उन्होंने 1840 और 90 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। यानी वो थके नहीं, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिए। वो जिस कदम की ओर आगे बढ़े थे, जिस तरह वो आगे बढ़े थे, उन्होंने इतनी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद, इतने संघर्षों के बाद भी उस चीज़ को फेस किया और अपने मिशन को सफल किया। वे दलितों और शोषकों के हक में खड़े हो गए। महात्मा फुले और सावित्री बाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन का मिसाल बन गया। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण पाठ है ज्योतिबा फुले पे आधारित है, उनके ऊपर है। साथ ही साथ इसमें उनकी पर्सनल चीज़ों को कम इन्वॉल्व किया गया है और यहाँ उनके संघर्षों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि उन्होंने समाज में सुधार के लिए, खासकर स्त्री शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए और उनको क्या क्या समाज में झेलना पड़ा। तो आशा है पाठ जो है बहुत आसानी से आपको समझ आया होगा। भाषा इसकी अत्यंत सरल है। उसके बाद भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।